morning all my dear friends. Today I am going to discuss about consequences of deforestation. In the first or second lecture, we are covered deforestation and its causes. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे consequences of deforestation. इसके अंदर हम देखेंगे consequences. फर्स्टली हम देखेंगे कि consequences होता क्या है. consequences मतलब कि परिणाम या डिफोरेस्टेशन से क्या क्या हानि पहुंचती है हमारे एनवायरनमेंट को, वो देखेंगे. ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यहाँ पे मैं ड्रॉ के लिए ले लेता हूँ. अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन. इसमें सबसे पहला है ग्रीन हाउस गैस इमिशन. डिफोरेस्टेशन से क्या क्या हमें हानि पहुँचती है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है हमारे एनवायरनमेंट में. गैस सच एज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. ठीक है, जो गैस होती है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या हो जाती है अर्थ के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है. ट्रैप मतलब फंस जाती है. लीडिंग टू चेंज इन द क्लाइमेटिक एंड दिस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग. इससे क्या होता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करते हैं. क्या करते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो एनवायरनमेंट को क्या करती है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर को क्या करती है, इंक्रीज करती है, राइज करती है. जो टेम्परेचर को क्या होता है, राइज हो जाता है. इसलिए हमें क्या होता है कि समर में बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील होता है. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रीज़ एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रीज़ जो मोस्टली हम क्या करते हैं कि ट्रीज़ लगाते हैं, तो ट्रीज़ क्या करता है, ट्रीज़ एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी हो रही है आजकल की कि पेड़ को क्या करा जा रहा है, काटा जा रहा है. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए जो प्लांट्स का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है. एंड रिलीज़ ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. ट्रीज़ जो होता है इसका मेनली वर्क होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करना एंड ऑक्सीजन को रिलीज़ करना. एंड वाटर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, वाटर है, मॉइस्चर कंटेन होता है. जैसे हमें सर्दियों के टाइम पे गीला गीला लगता है, जैसे कि बाइक अपन खड़ी कर देते हैं बाहर, तो हमें कैसा दिखता है, बाद में थोड़ी देर बाद सुबह हम देखते हैं तो ओस, उसी को बोलते हैं हम. क्या बोलते हैं, ओस. तो वो क्या होता है, मॉइस्चर कंटेन होता है. कोई पानी तो डाला नहीं है किसी ने भी बाइक पे. वो होता है जो हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो वाटर है, वाटर जो प्रेजेंट होता है वही ओस बन जाता है. ठीक है, और समर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, एवापोरेट होता है वाटर, और विंटर में बहुत कम एवापोरेट होता है. कोई आपसे पूछ ले कि वाटर का अमाउंट, मॉइस्चर कब ज़्यादा कंटेन होता है, तो आपको बोलना है कि समर सीज़न में मॉइस्चर ज़्यादा कंटेन होता है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कटिंग डाउन ट्रीज़ इन द एनवायरनमेंट डील टू लैक ऑफ ट्रीज़. ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि अपने एनवायरनमेंट को ट्रीज़ की कमी हो रही है. विच क्रिएट एन एब्जॉर्प्शन डेफिक्ट. इससे क्या होता है कि हमारे पास इतने पेड़ नहीं है जो क्या कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सके, प्रॉपर स्टोर कर सके. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बच जाते हैं वो क्या होता है कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग और हमारे ग्रीन हाउसेज गैस इमिशन पे क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं. इससे हमारे एनवायरनमेंट में क्या होती है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. और जो वाटर साइकिल है, डिस्टर्ब वाटर साइकिल, इसमें दे रखा है द इंक्रीज टेम्परेचर ऑन द अर्थ. जो लगातार हमारे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है अर्थ का, और वाटर साइकिल को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है. मे कोज ड्रोथ, इससे क्या होती है, सूखा आ जाता है. थस डिफोरेस्टेशन लीड्स टू इमिशन ऑफ ग्रीन हाउसेज गैस. इससे क्या होता है कि ग्रीन हाउसेज गैसेज इमिशन होता है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड बायोडाइवर्सिटी लॉसेज. इससे हमारा सेकेंड प्रॉब्लम होता है
सेकंड इफ़ेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी पे। डिफोरेस्टेशन अल्टर्स द लैंड एंड हेंस मेनी प्लांट्स। अल्टर्स मतलब क्या होता है? अल्टर्स मीन होता है चेंज करना, किसी भी चीज़ को क्या कर देता है? ये चेंज कर देता है, ज़मीन जो मिट्टी होती है उसको, ठीक है। हेंस मे बी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल आर नॉट एबल टू सर्वाइव। जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उन पे क्या करता है? बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वो क्या हो जाते हैं कि ख़त्म हो जाते हैं, डेथ जोन में चले जाते हैं। विथ मोर डिफोरेस्टेशन द एंटायर स्पीसीज आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब कि हम ज़्यादा डिफोरेस्टेशन को करते रहेंगे, ऐसे ही बार बार हम इसको थोड़ा भी कंट्रोल में नहीं लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारे जो एंटायर स्पीसीज़ है, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकता है, ह्यूमंस हो सकते हैं, सब के सब क्या हो जाएंगे? डेंजर एक्सटिंक्शन में चले जाएंगे, सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। मैनी वंडरफुल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हैव बीन लॉस्ट एंड मैनी अदर रिमेन एंडेंजर्ड। मतलब कि इसका मतलब हुआ कि जो बहुत सारे हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स थे वो क्या हो गए? वंडरफुल एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या हो गए? हमारे ख़त्म हो गए, इस अर्थ से क्या हो गए? ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। और अभी कुछ एंडेंजर्ड में जैसे कि ईगल हो गया, ठीक है, और भी मतलब जैसे वो है राइनोसेरस है, और भी एक दो एनिमल्स है और भी एक दो बर्ड्स हैं जो एक्सटिंक्शन होने वाले, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको हमें क्या करना है? हमारे क्लाइमेट को सेव करना है। क्लाइमेट हमारा सेव होगा तो ये एनिमल्स और प्लांट्स और हम भी अच्छे से सेव हो सकेंगे। एज ईच स्पीसीज़ ऑफ एन इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन अदर स्पीसीज़। जितने भी अपने इकोसिस्टम में, मान लो कि एक है हमारा इकोसिस्टम, एक मान लो कि ये है कंपनी मान लेते हैं अपन, तो इसके अंदर मैनेजर भी लेबर पे क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, और लेबर भी किस पे डिपेंडेंट होता है? मैनेजर पे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बोल रहा है कि इकोसिस्टम मतलब होता है कि कोई भी एक सिस्टम, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों की दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें भी ऐसे बोल रहा है कि एज स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम डिपेंड अपॉन अदर स्पीसीज। अपने जो भी इकोसिस्टम है उसके अंदर जितने भी एनिमल और प्लांट्स और एनिमल एंड ह्यूमन दोनों डिपेंडेंट होते हैं, और प्लांट्स भी। और लॉस ऑफ वन कैन हैव फार रीचिंग consequences for others. We lose about 50 to 100 species of animal each day due to destruction of their habitat. मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? 50 से लेकर 50 to 100 स्पीसीज़ को क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं हर डे। डेली हम 50 से 100 स्पीसीज़ को क्या कर पा रहे हैं? ख़त्म होते हुए देख रहे हैं। और किसकी वजह से? जो हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन जो भी हमारा ये एनवायरनमेंट को क्या हानि पहुंच रही है उसकी वजह से। मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आर द एक्सटिंक्शन ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन की वजह से हम 50 से लेकर 100 स्पीसीज़ को हमेशा हर दिन है ना क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्यों होता है? सोइल इरोजन बोल रहा है कि कटिंग डाउन ट्रीज लीड्स टू क्लियरिंग फॉरेस्ट विच इंक्लूड सोइल इरोजन। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं और उसके वजह से सोइल इरोजन हो रहा है। सोइल इरोजन क्यों होता है? क्योंकि जो इसके रूट्स होते हैं, प्लांट्स के रूट्स होते हैं, वो क्या करके रखते हैं? सोइल को एकदम अच्छे से पकड़ के रखते हैं, और जब भी बारिश होती है तो वो उसके साथ बहते नहीं है, ठीक है, उसके साथ में ही अटैच रहते हैं। तो इसी वजह से सोइल इरोजन हो रहा है। और इसके अंदर फ्लड क्यों आते हैं? क्योंकि जब बारिश होती है मॉनसून सीज़न में, तो बारिश होने के कारण क्या होता है? पानी खूब सारा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। पानी मान लो कि एक आपका पौंड मान लो, पौंड मतलब तालाब, इसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया। अब इसमें पेड़ होते हैं खूब सारे, या कोई खेत होता है उसके अंदर खूब सारे पौधे होते हैं, या कोई प्लांटेशन होता है, तो वहाँ पे खूब सारे क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। और उसके जो रूट्स होते हैं
वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं खुद के अंदर। तो उससे क्या होता है कि उससे होता है कि जो वाटर लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और फिर बाढ़ नहीं आता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फ्लोरा एंड फाउना। अच्छा, पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफोरेस्टेशन, हमें क्या क्या सॉल्यूशन करना चाहिए डिफोरेस्टेशन से बचने के लिए। तो इसके अंदर बोल रहा है कि ट्री प्ले अ विटल रोल, विटल मतलब सबसे बड़ा रोल, ठीक है, सबसे बड़ा। तो विटल रोल करता है अवर एनवायरनमेंट के लिए इन सेवरल वेज। वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कटिंग डाउन ट्रीज शुड बी बैंड, हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को काटने से बैन कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को एक रूल लाना चाहिए कि पेड़ों को काट नहीं सकते, चाहे कैसे भी करके आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको पेड़ ज़रूरी है, लगे रहने देना। फिर सेकंड पॉइंट है आपका द बेस्ट वे टू रिड्यूस डिफोरेस्टेशन इज़ बाई रीप्लांटिंग। ठीक है, डिफोरेस्टेशन को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं रीप्लांटिंग से। रीप्लांटिंग मतलब कि दोबारा से हम पेड़ लगाएंगे, जितने पेड़ काट रहे हैं उससे ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए डेली। तो इससे हमारे क्लाइमेट क्या होगा कि एकदम अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगा और उसी हिसाब से हमारा जो एनवायरनमेंट होगा बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल कैंपेन अबाउट द इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, कैंपेन चलाना चाहिए, इसके बारे में सबको जागरूक करना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग नहीं जानते, जो पढ़े लिखे नहीं, उनको कुछ भी नहीं पता होता कि पेड़ को काटना क्या होता है, इससे क्या क्या हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट मिलेगा, हमारे क्लाइमेट को क्या होगा, हमारे एनिमल्स और हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये है फोर्थ पॉइंट, लॉज अगेंस्ट डिफोरेस्टेशन शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड एट ऑर्गेनाइजेशनल एंड गवर्नमेंट लेवल। हमें क्या करना है, लॉ लाना चाहिए, गवर्नमेंट को लॉ इम्प्लीमेंटेड करना चाहिए, इम्प्लीमेंट मतलब लाना चाहिए, ठीक है, पेश करना चाहिए हमारे सामने और ऑर्गेनाइजेशनल को गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे ये वाला स्पीसीज़। चाहे इसमें एक बार दोबारा बता देता हूँ, सॉल्यूशन टू डिफोरेस्टेशन। इसके अंदर हमारे पास 4 पॉइंट है, इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, मगर इसके अंदर जो बुक में दे रखा है मैं वही बता रहा हूँ। तो ये चीज़ करेंगे तो हमारा क्लाइमेट मान लो कि 90% क्या हो जाएगा, सेफ़ हो जाएगा, 90% सेफ़ हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। अब हम करेंगे स्पीसीज़ कि स्पीसीज़ क्या होती है। स्पीसीज़ मतलब कि एक बोल सकते हैं प्रजाति, ठीक है, या एक कैटेगरी के लोग जो साथ में होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पीसीज़। अब बोल रहा है स्पीसीज़ आर ग्रुप ऑफ लिविंग, ठीक है, स्पीसीज़ मतलब कि ग्रुप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, ग्रुप होता है, डेट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड आर कैपेबल इंटरब्रीडिंग, मतलब क्या कर सकते हैं वो, ब्रीडिंग कर सकते हैं वो, मतलब कि बच्चे कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और बच्चे को बॉर्न कर सकते हैं। एक्सटिंक्शन एंड डेथ ऑफ अ स्पीसीज नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बट विथ ह्यूमन इंटरफेरेंस दिस नेचुरल इवेंट इज बीइंग accelerated. There are a number of threats to biodiversity that are directly related to human activities. These are follow. मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है कि नेचुरल प्रोसेस है डेथ का, सबकी डेथ है ना एक टाइम पे होनी है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि एनिमल्स को क्या कर रहे हैं लोग अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, और अपने मतलब कि फ़ायदे के लिए बोल सकते हैं या पैसों के लिए क्या करते हैं, एनिमल्स का शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं लोग। तो उससे क्या होता है कि एनिमल की जो डेथ रेट है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, एनिमल की स्पीसीज़ जो कम हो रही है धीरे धीरे। अब जैसे कि हमारे पास चीता हो गया, लायन हो गए, ये सब क्या है बहुत कम है,
तो इसको बढ़ाने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, बहुत सारे कैंपेन चला रही है और इसको अच्छे से प्रोटेक्शन दे रही है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले कोई भी किसी भी एनिमल का क्या कर सकता था, शिकार कर सकता था। ठीक है, तो स्पीसीज़ के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी हमारे पास एंडेंजर स्पीसीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाले, तो उसको अब हमारे गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंजप्शन रिसोर्सेज, मतलब कि पॉपुलेशन और डिफोरेस्टेशन और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वेंशन एंड नॉन नेटिव स्पीसीज़, ये तो अलग पॉइंट है। दीज आर फॉलोज रिलेटेड टू एक्टिविटीज़, मतलब कि इसमें बोल रहा है कि पोल्यूशन ग्रोथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। तो इससे क्या हो रही है कि लोग एनिमल को मान लो कोई मीट के लिए बेचता है, एनिमल के मीट के लिए कोई बेचता है, कोई एनिमल के क्या बोलते हैं, एनिमल की स्किन की क्या करता है, एनिमल की स्किन के लिए उसको बेचता है, उसको मार देता है, उसको मारता है और उससे क्या करता है, स्किन निकाल लेता है, और स्किन निकालने के बाद उससे लेदर के बैग्स वगैरह बनते हैं। तो पॉपुलेशन सबसे बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ के वजह से क्या हो रहा है, एनिमल्स से ज़्यादा वो यूज़ किया जा रहा है मटेरियल। ठीक है, और डिफोरेस्टेशन भी हो रहा है। डिफोरेस्टेशन से क्या होता है कि एनिमल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे। कितने एनिमल होते हैं, बहुत सारे एनिमल जिनको चाहिए होता है लार्ज एरिया जो रहने के लिए, और वो छोटे एरिया में जो जंगली जानवर होते हैं उसको हम छोटे एरिया में नहीं रख सकते। मान लो कि ये इतना सारा बैरियर है तो इस बैरियर में नहीं रह सकता। जो भी वाइल्ड एनिमल होता है वो उसको चाहिए बहुत बड़ा एरिया, और बहुत सारे एनिमल होते हैं जैसे लायन, ये सब होते हैं, लायन टाइगर, वो बहुत बड़े एरिया में 20-30 किलोमीटर के एरिया में अकेले रहते हैं, और इनके पास इतना है ही नहीं एरिया जो ये क्या कर सके, रह सके, क्योंकि प्लांट फॉरेस्ट धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। और एक है इन्वेशन एंड नॉन नेटिव स्पीसीज़। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही, ये भी इनमें ही आता है जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना की बात कर रहे हैं। फ्लोरा मीन्स सबको पता होगा कि जो भी प्लांट्स के स्पीसीज़ होते हैं उसको बोलते हैं हम फ्लोरा। जैसे ये प्लांट्स है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स है। और जैसे ये हो गया तुम्हारा बनियन ट्री, मैंगो, नीम, तुलसी, ये सब क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। जैसे मैंगो का है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, तुलसी का है ओसीमम टेन्यूफ्लोरम, ठीक है, ओसीमम टेन्यूफ्लोरम। तो ये है, नाम है, आप एक बार देख लेना इसको, नाम को, साइंटिफिक नेम। ठीक है, अब ये बोला सिमिलरली ऑल स्पीसीज ऑफ एनिमल टेकन टुगेदर आर कॉल्ड फाउना। जो भी स्पीसीज एनिमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फाउना। और ये इसके अंदर आ गया इंक्लूड्स बर्ड्स, मैमल, फिशेज, रेप्टाइल, इंसेक्ट, क्रस्टेशियन, मोल्यूस्का एंड अदर्स। अबाउट 85% ऑफ द नॉन आर इंसेक्ट। इसके अंदर 85% फ्लोरा के अंदर क्या होता है, 85% क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, और 25% होता है, 25 नहीं 15% होता है एनिमल्स। ठीक है, 50% इसके अंदर क्या होते हैं, एनिमल्स, बाकी होते सारे के सारे इंसेक्ट। और ये डोमेस्टिक डॉग को बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिक। मैं एक बार रफ करता हूँ, ये क्या है, डोमेस्टिक डॉग को बोलते हैं हम। डोमेस्टिक डॉग का नाम क्या है, डोमेस्टिक डॉग का नाम है फेलिस डोमेस्टिकस। रॉयल बंगाल टाइगर का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। लेपर्ड का नाम बोलते हैं फेल्सिल लेपर्डस। लायन को बोलते हैं पैंथेरा लियो। ठीक है, साइंटिफिक नेम से इसको जाना जाता है। अब ये बोल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि सही मैनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ। ठीक है, मान लो कि एक मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे एक डॉट है, फिर यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे क्या एक डॉट है, तो ये एकदम मान लो कि ये एक लाइन में आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे ये डॉट
एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया। तो ये क्या है, हम इसको मैच करेंगे तो क्या हो गया कि अलग अलग जगह पे, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, अलग अलग है। और इसका क्या है, एक ही लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, लेकिन ये अलग अलग लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया नॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब नॉन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोल रहा है, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन में कितने टाइप के फैक्टर अफेक्ट करते हैं नॉन डिस्ट्रीब्यूशन के। एक तो हो गया फिजिकल फैक्टर, ठीक है, एक हो गया फिजिकल फैक्टर्स, माउंटेन रेंज, लार्ज वाटर बॉडीज एंड लैंड मास लिमिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेनी टेरेस्ट्रियल स्पीसीज। फॉर एग्जांपल ग्रेट हिमालयन रेंज हैव वेरियस एंडेमिक स्पीसीज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। इसके अंदर दोनों आ जाते हैं फिजिकल फैक्टर में। फिर बोल रहा है क्लाइमेटिक फैक्टर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ओनली फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल एबल टू सर्वाइव। मतलब फिजिकल फैक्टर में माउंटेन रेंज के अंदर लगभग बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर होता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में ज़्यादा एनिमल और प्लांट्स नहीं स्टे कर सकते, नहीं सरवाइव कर सकते, ठीक है। सरवाइव करना मुश्किल होता है, सारे एनिमल सरवाइव नहीं कर सकते एक्सट्रीम टेम्परेचर में। अब फॉर एग्जांपल हिमालय रेंज हैव नंबर ऑफ एनिमल डेट कैन सरवाइव एक्सट्रीम कोल्ड। मतलब कि हिमालय जो माउंटेन, वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड में बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन नहीं कर सकते। लद्दाख फ्रीजिंग है हाई एल्टीट्यूड होम ऑफ याक, उसके अंदर क्या याक कर सकता है, तिब्बतन एंटेपोल और ब्लू शिप एज वाइल्ड, ठीक है, ये सब क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो मतलब इसमें ऐसा बताया गया है फिजिकल फैक्टर और क्लाइमेटिक फैक्टर दोनों अलग अलग होते हैं। इसके अंदर कोई एनिमल अच्छे से सरवाइव कर सकता है लेकिन इसमें नहीं कर सकता, कोई इसमें कर सकता है सरवाइव क्लाइमेटिक फैक्टर में, तो कोई इसमें नहीं कर सकता। अभी बोल रहा है बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, वेजिटेशन इज़ अ बायोलॉजिकल बैरियर। वेजिटेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल बैरियर होता है। द अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज़, ये क्या करता है, स्पीसीज़ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट प्रोवाइड्स फूड शेल्टर एनिमल्स टू एनिमल्स, मतलब कि वो प्लांट क्या करता है, प्लांट्स करता है फूड और शेल्टर एनिमल्स को प्रोवाइड करता है और ह्यूमन को भी करता है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल की, क्योंकि फ्लोरा एंड फाउना पढ़ रहे हैं। थस डिपेंडिंग ऑन देयर selective food habits, animal are confined to area that have vegetation to their choice. For example, primates prefer to the live tropical forest where they feed off to fruits, nuts, birds and insect, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि ये क्या, इसमें बोल रहा है कि thus selects food animal and confined to area, मतलब कि बायोलॉजिकल फैक्टर कैसे हम बोल सकते हैं कि कौन से एनिमल के लिए क्या है। इसमें मान लो कि एक हेर्बीवोरस एनिमल है, ठीक है, हेर्बीवोरस क्या होते हैं, जो ओनली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जो ओनली प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हेर्बीवोरस हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा प्लांट्स पे डिपेंड करने वाले। और कोई होता है एक एनिमल पे ही डिपेंड करता है, तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया कि अलग अलग प्लांट, सारे एनिमल एक प्लांट नहीं खाते, सारे एनिमल डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं। कोई फ्लावर खाता है, ओनली फ्लावर खाता है, कोई ओनली फ्रूट खाता है, कोई ओनली रूट खाता है प्लांट्स के। तो उससे क्या हो रहा है, ये ग्रुप है ना, क्या हो रहा है, इनका चेंज हो रहा है। इनका जो ग्रुप है उसको क्या कर रहे हैं हम, अलग अलग इसमें डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं। हम अलग अलग ग्रुप में क्या कर रहे हैं, डिवाइड, क्योंकि जितने भी एनिमल है वो एक जैसा खाना नहीं खा सकते, एक जैसा प्लांट उनको अच्छा नहीं लग सकता। कितने प्लांट्स होते, कितने एनिमल्स होते हैं जो ओनली रूट खाते हैं और उससे ही सर्वाइव करते हैं, कितने होते हैं ओनली फल खाते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर यही होता है। अब हम पढ़ते हैं एंडेमिक स्पीसीज। Different regions of the world have their own flora and fauna depending on the environmental condition prevailing in the region.
an endemic species that one found naturally in area with with notable restriction on the overall distribution. The Hawaiian island known high percentage endemic species and plant. ठीक है, this mean these plants and animal only in the Hawaiian island and not found anywhere else in the world. Thus flora and fauna of the different part of the world do not show any uniform distribution. The species have which restricted distribution and found restricted areas only called endemic species and phenomena called endemism. मतलब इतना सर हमने पढ़ा, इसका मतलब सिंपल सा है कि एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होते हैं, वो होते हैं जो एक जगह पे पाया जाए. मान लो कि कोई चीज़ जयपुर में है, वो जयपुर के बाहर कहीं भी पाई नहीं जाती हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज़. कोई एक मान लो कि प्लांट है जो आपके घर पे ही है और वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता हो, ओनली आपके ही एरिया में पाया जाता हो, ठीक है, या आपके आसपास में पाया जाता हो, तो उसी को हम बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज़. जो ओनली एक ही जगह पे पाया जाता है उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज़. ठीक है, समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ये पढ़ेंगे एक बार. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. ठीक है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंजर्वेशन मतलब इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है. द unprecedented loss of living resources has brought the world's governments together to draft international convention on biodiversity. This agreement recognizes that biodiversity conservation is a common concern of the entire world. Different ways to suggest preserving biodiversity. मतलब कि इसके अंदर ऐसा बोला है कि हमें क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से बचाना, अच्छे से संभाल के रखना. तो इसके लिए लॉज बनाए जाए इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, और जो इंटरनेशनल कंट्री के या फॉरेन कंट्री के हैं वहाँ का भी अलग अलग लॉज और रेगुलेशन हो सकते. रूल एंड रेगुलेशन सबके अलग हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमारे कंट्री में जो रूल और रेगुलेशन है बायोडाइवर्सिटी को लेकर जो दूसरे देश में भी हो, दोनों वेरी कर सकते हैं अलग अलग. ठीक है, अब देखते हैं कौन सा हम पढ़ते हैं इसमें. एक सेकेंड, अब हम पढ़ लेते हैं. चलो स्टेप्स पढ़ लेते हैं. क्या पहले ये पढ़ लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? इट इज़ अ डिज़ाइन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना. मतलब कि जो जंगली जानवर और प्लांट्स हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन सबको जो पालतू जानवर है और पालतू प्लांट्स है सबको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है. ट्राइबल पीपल द एरिया देयर आर बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया. ये क्या है, देयर आर 13 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया. मतलब कि हमारे इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 13 है टोटल. ठीक है, 13 है. अब बोल रहा सम बायोस्फीयर रिजर्व सेट अप इन आवर कंट्री. एक तो नीलगिरी है इन आवर कंट्रीज टोटल इंडिया में, और ये बोल रहा है कि सम सेट अप इन आवर कंट्री. नीलगिरी एक है, नंदा देवी एक है, पंचमरही एक है, मानस, सुंदरबन एंड कंचनजंगा. ठीक है, अब बोल रहा है कि पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व कंटेन वन नेशनल पार्क कॉल्ड सतपुरा. मतलब कि इसके अंदर पंचमरही बायोस्फीयर के अंदर कौन सा है, सतपुरा है नेशनल पार्क. इसके अंदर कंटेन है इस बायोस्फीयर में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बोरी एंड पंचमरही. इसके अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक सतपुरा नेशनल पार्क है. अब बोल रहा है कि स्टेप ऑफ कंजर्व टू फॉरेस्ट एंड एक्सटेंसिव रिफॉरेस्टेशन. हमें क्या करना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब पेड़ों को लगाना चाहिए. अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम शुड बी फॉलो. हमें जो भी प्रोग्राम दे रखे हैं इससे रिलेटेड उसको फॉलो करना चाहिए. अल्टरनेटिव एनवायरमेंटली फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ फ्यूल एनर्जी. जो भी हम एनर्जी और फ्यूल यूज़ करते हैं
व्हीकल चलाने के लिए या मशीन चलाने के लिए या फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए जो एनर्जी यूज़ करते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए, इको फ्रेंडली एनर्जी यूज़ करना चाहिए, सच एज बायोगैस। हमें बायोगैस का यूज़ करना चाहिए। अदर देन वुड शुड बी यूज़, हमें ज़्यादा वुड का यूज़ नहीं करना चाहिए, लकड़ी का। ओवर ग्रेजिंग नहीं करना चाहिए, जैसे हम केटल को लेके जाते हैं और ऐसे फॉरेस्ट के अंदर छोड़ देते हैं, या आसपास में जो भी हमारे पास मान लो कि खेत है या प्लांट्स है खूब सारे लगे हुए एक जगह पे, फॉरेस्ट टाइप का कुछ हमारे पास है, तो उसमें ओवर ग्रेजिंग नहीं करना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग करने से हमारे फॉरेस्ट को डैमेज होगा या हमारे एनवायरनमेंट को भी होगा, आसपास में जो भी है। प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, ठीक है, हमें रोकना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। हंटिंग एंड पोचिंग शुड बी बैंड, हमें हंटिंग को रोकना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल मिलके क्या बनाते हैं, पूरा मान लो प्लांट्स एंड एनिमल मिलके फॉरेस्ट बनाते हैं। अब प्लांट्स और एनिमल पे जो भी इफ़ेक्ट होगा वो हमारे पूरे फॉरेस्ट पे इफ़ेक्ट होगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू फॉरेस्ट फायर इज़ मेजर प्रॉब्लम, इमीडिएटली स्टेप टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर नीडेड टू बी टेकन। मतलब कि जो भी फॉरेस्ट फायर लग जाते, समर टाइम में फॉरेस्ट फायर होता है, तो उसको इमीडिएटली क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। चिल्ड्रेन मस्ट बी वॉच डिस्कवरी एंड नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ऑन टीवी, लर्न वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये इसके अंदर बहुत अच्छा पॉइंट दे रखा है कि इन चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए, नेशनल ज्योग्राफी चैनल क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, जिनके पास ऑप्शन है, ठीक है। इसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन से रिलेटेड वीडियो बहुत अच्छी आती है, तो आप लोग ज़रूर देखना इन चैनल को। डिस्कवरी चैनल, इस पे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं इससे रिलेटेड, एनवायरनमेंट से, क्लाइमेट से, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है, कैसे इससे बचा जाता है। तो अच्छा चैनल है। और फिर हम देखते हैं आगे क्या क्या होता है। रिफॉरेस्टेशन, यानी मैंने बता ही दिया आपको कि पेड़ों को लगाना ज़्यादा से ज़्यादा। रीप्लांटिंग, रिफॉरेस्टेशन मतलब होता है रीप्लांटिंग, ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना अच्छे से खुद ही। और रेड डाटा बुक होता है, एक सिंपल चीज़ है कि इसके अंदर मेंटेन, मैं बता देता हूँ, स्विट्ज़रलैंड, द IUCN नाउ WCU, अभी हम क्या बोलते हैं इसको, WCU भी बोल सकते हैं और IUCN बोल सकते हैं। ये क्या, कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड में इज़ मेंटेनिंग डेटा बुक, ये क्या है, स्विट्ज़रलैंड में है, और वहाँ के लोग क्या करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, या स्विट्ज़रलैंड के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। बुक डेट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट 310 स्पीसीज प्लांट एंड एनिमल देयर आर डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब कि जो भी एनिमल क्या होते हैं डेंजर जोन में होता है या एक्सटिंक्शन जोन में होते हैं, उसके बारे में बताते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स एनिमल इज़ दिस इज़ ओवर 3000 वेयर एज द नंबर ऑफ प्लांट्स इज़ ओवर 20,000। दिस बुक कंटेन लिस्ट 497 मैमल्स, इसके अंदर प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, ठीक है, इन सब की सारी डिटेल है। फिश हो गया, ठीक है, फिश है, प्लांट्स है, एनिमल है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, सबकी क्या है इसके अंदर, सबका क्या रिकॉर्ड होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, रेड डेटा बुक। एक ग्रीन बुक हैज़ ऑल्सो बीन पब्लिश कंटेन लिस्ट प्लांट्स ग्रोइंग इज इन प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब कि इसमें बोल रहा है कि ग्रीन बुक भी पब्लिश किया गया जिसके अंदर प्लांट्स के बारे में बताया गया, ठीक है। और इन द फर्स्ट डेटा बुक एनिमल वाज पब्लिश इन 1991, ये बोल रहा है कि फर्स्ट जो डेटा बुक आया था हमारा रेड डेटा बुक वो 1991 में आया था। इन एडिशन IUCN अडोप्ट अ रिवाइज्ड सेट ऑफ डेटा लिस्ट कैटेगरीज इन 1994, इसके अंदर क्या करा गया था, उनको मेंशन किया गया था जो लिस्ट थी उसको। कैटेगरीज इन IUCN रेड डेटा बुक, मान लो कि एक तुम्हारे पास बुक है, एक बुक है, बुक के अंदर तुमने लिख दिया कि कौन कौन सी स्पीसीज़ है,
सब स्पीसीज़ के बारे में लिख दिया कि कोई मैमल्स है, कोई रेप्टाइल्स है, कोई एनिमल है, कोई प्लांट्स है, और उनके बारे में लिख दिया कि कौन कौन से हैं। अब क्या बोल रहा है इसके अंदर कि इसमें कैटेगरीज भी है कि कौन से तो ख़त्म होने वाले एक्सटिंक्ट यानी क्या होता है कि जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड में क्रिटिकली एंडेंजर, जो बहुत ज़्यादा एंडेंजर है, जो ख़त्म होने के कगार पे आ गए। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये पढ़ते हैं एक बार। मेंटेन वाटर साइकिल, फॉरेस्ट मेंटेन वाटर साइकिल क्या कर रहा है, फॉरेस्ट क्या करता है, वाटर साइकिल को मेंटेन करता है। यहाँ पे डायग्राम भी अच्छा दे रखा है तो आप देख लेना। यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टैंडिंग फॉरेस्ट, और ये है रीप्लांटिंग फॉरेस्ट। हमें क्या करना चाहिए, रीप्लांटिंग। ये प्रेजेंट में है, हम क्या कर रहे हैं अभी आजकल क्या कर रहे हैं, रीप्लांटिंग कर रहे हैं। पास्ट में था फॉरेस्ट था और फॉरेस्ट फायर, ये भी पास्ट में, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम, रीप्लांटिंग। ना हमारे पास फॉरेस्ट है, ना फॉरेस्ट जलने के लिए कुछ है उसके पास, लेकिन अब क्या है कि हम प्लांट लगा रहे हैं बार बार, क्योंकि हमारे पास पेड़ ही नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं हमारे पास प्लांट्स। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है मेंटेन फॉरेस्ट, मेंटेन इन वाटर साइकिल द एरिया बाय ऑब्जर्विंग मॉइस्चर थ्रू लीव्स एंड रूट, दे नेचुरली स्टोरेज सिस्टम फॉर रेन वाटर एंड स्लो डाउन एरिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब क्या होता है कि वाटर साइकिल को कैसे मेंटेन करते हैं, ये क्या करते हैं, जहाँ पे भी पानी होता है या मिट्टी ज़मीन में क्या होता है, वाटर होता है, उसको क्या कर लेते हैं अपने अंदर में कंटेन कर लेते हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और ये लीव्स से, जो लीव्स होते हैं इनके, उनसे क्या कर देते हैं, मॉइस्चर निकालते बाहर। मॉइस्चर जो निकलता है, जो एनवायरनमेंट में जाकर क्या करता है, एवापोरेट हो जाता है, और एवापोरेट होने के बाद वो ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके बाद कंडेंस होने के बाद वो क्या हो जाता है, दोबारा से वाटर बन के रेन हो जाता है, बारिश होने लगती है। ठीक है, बस आज का यही था। मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी आपको, और बाकी आपको पता ही होगा। माइग्रेशन मतलब पता है कि मूवमेंट ऑफ एनिमल वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड बैक देयर ओरिजिनल होम नोन एज माइग्रेशन। मतलब कि वो खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ जाते हैं और वापस से ये खुद के होम आ जाते हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है कि एनिमल माइग्रेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग एंड विंटर सीजन। वो विंटर सीजन के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, और वापस उनको खाना वाना जो भी लेना होता है, जहाँ पे वो सरवाइव कर सके, जहाँ पे उनको इजीली फूड वगैरह मिल जाए, तो वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, स्टे करते हैं थोड़े दिन तक। और फिर उसके बाद दोबारा उनका जब सीज़न ख़त्म हो जाता है, विंटर से समर में आने लगते हैं, तो वो दोबारा अपने होम टाउन आ जाते हैं, अपने जो ओरिजिनल होम था उनका, वहाँ आ जाते हैं। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क एक जू के जैसा ही होता है। आर प्लेस इन विच वाइल्ड एनिमल आर केप्ट एजुकेशन एंड कंजर्वेशन पर्पस। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि एजुकेशन के पर्पस से क्या करते हैं, एनिमल्स को रखते हैं। अब जैसे कि हम जाते हैं जू में, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे को टाइगर, लायन और क्या नाम है, और भी बहुत सारे, जैसे बियर हो गया, डियर ये सब दिखते हैं। तो वो किस लिए रखे जाते हैं कि हमें उनसे नॉलेज मिले, उनसे क्या हो, कोई हमारे एजुकेशन रिलेटेड कोई भी चीज़ें देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे देख तो नहीं सकते, तो इसलिए हमें फिज़िकली दिखाने के लिए वो रखा जाता है। ठीक है, बस ये इजी चैप्टर है, अच्छे से आप लोग ज़रूर पढ़ना है इसको, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये हमारी लाइफ पे डिपेंड करता है, ये इस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, बोल सकते हैं हम। विदाउट आवर गुड क्लाइमेट वी कांट सर्वाइव एट एक्सट्रीम टाइम। मतलब कि हम एक्सट्रीम टाइम तक, है ना, हाईएस्ट अपने एज तक जिंदे नहीं रह सकते। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर
कर देना हो सके तो। थैंक यू।